गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस ऑनलाइन क्लास में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर स्टार्ट किया था और कैश फ्लो का जो बेसिक डिस्कशन हमने किया था कि कैश फ्लो किस तरह का स्टेटमेंट है, क्यों बनाया जा रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है और इसको हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बना रहे हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, पर हमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड डिस्कस करना होगा। उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट बिजनेस की टोटल एक्टिविटीज़ को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है: ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। और इन तीनों एक्टिविटीज़ को भी हमने डिस्कस किया था कि कौन से ट्रांजैक्शंस किस एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। तो अब उसके आगे हम डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शंस नॉट कंसिडर्ड एज कैश फ्लो। देखिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में जब हमने स्टार्ट किया डिस्कशन तो ये चीज़ हमने डिस्कस की कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को प्रेजेंट करता है। पूरे एक ईयर में किन एक्टिविटीज़ से कैश का इनफ्लो हुआ है और किन एक्टिविटीज़ से कैश का आउटफ्लो हुआ है, ये चीज़ हमें दिखाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। पर कई ऐसे ट्रांजैक्शंस भी होते हैं जिसमें कैश का इनफ्लो आउटफ्लो तो होता है, लेकिन उसको हम एक एक्चुअल कैश फ्लो की तरह कंसिडर नहीं करते। ऐसे कैसे ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं? ट्रांजैक्शंस दैट आर मूवमेंट बिटवीन आइटम्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अगर कैश या कैश इक्विवेलेंट के अंदर ही कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता रहेगा तो कैश के ओवरऑल पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स देखिए लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल्स में हमें दिया है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो कैश और बैंक दोनों ही कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश हमारा कम इंक्रीज हो जाएगा, बैंक कम हो जाएगा, लेकिन दोनों ही कैश इक्विवेलेंट का पार्ट हैं, तो अल्टीमेट रिजल्ट ज़ीरो ही रहेगा। परचेज ऑफ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी ऑलरेडी कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होते हैं, तो कैश आपका कम हो जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, तो ओवरऑल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। और सेल भी अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी की करते हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हमारे डिक्रीज हो जाएंगे और कैश हमारा इंक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेट इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, अगर वो आपस में उनका कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो दिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज कैश फ्लो। तो ये ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट्स। उसके बाद कुछ इलस्ट्रेशंस भी हमने डिस्कस किए थे जिसमें हमने ये फाइंड आउट किया था कि कौन सा ट्रांजैक्शन किस एक्टिविटी का पार्ट है। तो ऑनलाइन क्लास में हम ऑलरेडी ये कर चुके हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 सभी स्टूडेंट एक बार देख लेंगे। यहाँ पे सिर्फ आपको इतना असरटेन करना है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो उसकी वजह से कैश इंक्रीज होगा या कैश डिक्रीज होगा, सिर्फ इतना आपको बताना है। जैसे सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट को हम सेल करें एट अ लॉस ऑफ 5,000 तो सेल करेंगे आप, तो कैश की बात करें तो कैश तो आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ। तो देखिए लिखा हुआ है कैश का इनफ्लो होगा। 50,000 के असेट को अगर 5,000 के लॉस पे सेल किया जाए तो 45,000 तो मिलेगा ही आपको, तो दिस विल बी एन इनफ्लो ऑफ कैश। तो सिर्फ इतना हमको डिसाइड करना है। तो इलस्ट्रेशन 12 एक बार आप लोग देख लेंगे। सिर्फ इतना यहाँ पे आपको देखना है कि कैश हमारे पास आएगा या कैश जा रहा है बिजनेस से या कोई चेंज नहीं होगा। तो इलस्ट्रेशन 12 एक बार सभी स्टूडेंट देख लेंगे। उसके बाद अब आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के प्रिपरेशन पे। 3 एक्टिविटीज़ होती हैं: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फिनेंसिंग। इसी सीक्वेंस में हमको इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट में लिखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट कैसा है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो मेथड हैं। डायरेक्ट मेथड इज़ नॉट इन सिलेबस, देयरफॉर नॉट डिस्कस्ड। तो ये मैं ऑलरेडी क्लास में भी बता चुका हूँ। तो ये है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज्ड। सबसे ऊपर हेडिंग पड़ जाएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट, और मैंने बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। तो ऊपर लिखा हुआ है फॉर द ईयर एंडेड। एज ऑन नहीं लिखेंगे आप, फॉर द ईयर लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये देखिए लिखा है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 2 कॉलम हो जाएंगे यहाँ पे, अमाउंट के 2 कॉलम और एक पर्टिकुलर का कॉलम। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी की जाएगी। जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी
तो उसके बाद हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए सेकंड एक्टिविटी हमारी, और उसके बाद थर्ड फिनेंसिंग एक्टिविटी। पूरी एक्टिविटी का जो भी अमाउंट होगा वो आप इनर कॉलम में ही लिखेंगे और उसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आप आउटर कॉलम में बाहर लिख देंगे। यही आप फिनेंसिंग एक्टिविटी के साथ भी करेंगे। सारे अमाउंट्स देखिए हमने अंदर कॉलम में ही लिखे हुए हैं और जो फाइनल आंसर आ रहा है वो हमारा बाहर आ गया। और ऑपरेटिंग में भी आप ऐसा कर सकते हैं। जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी सबसे लेंदी होती है, इसमें 2-3 आंसर्स आते हैं बीच में, उसके बाद ही हमारा फाइनल आंसर आता है। तो सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही करेंगे। अब बोर्ड जिस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है लास्ट 4-5 ईयर्स से, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी इस चैप्टर को प्रिपेयर करना चाहिए। अब ऐसा हो रहा है कि फुल क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। अब मोस्टली बोर्ड क्या कर रहा है, पहली बात तो ये जो चैप्टर है हमारा, ये सेक्शन बी का पार्ट है। सेक्शन बी में टोटल आपको 3 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का होता है सेक्शन बी। तो 20 मार्क्स में कितने क्वेश्चन करने हैं आपको? 2 क्वेश्चंस, और 2 क्वेश्चंस को भी पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको फॉर एग्जाम्पल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 3 + 3 + 4। तो एक क्वेश्चन उन्होंने कॉमन साइज स्टेटमेंट से दे दिया आपको, एक क्वेश्चन कैश फ्लो से दे दिया और एक क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से दे दिया। दैट मीन्स एक ही क्वेश्चन में 3 चैप्टर्स तक पूछे जा सकते हैं। तो अगर 3 मार्क्स का कैश फ्लो आ रहा है या 4 मार्क्स का आ रहा है तो फुल कैश फ्लो आपसे बनाने के लिए नहीं कहा जाएगा। हो सकता है आपसे कहा जाए सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाइए, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि 8 + 2 है, 8 मार्क्स का कैश फ्लो है, तो इसमें आपसे 2 एक्टिविटी कही जा रही हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना दीजिए और इन्वेस्टिंग बना दीजिए। तो अब जनरली 2 एक्टिविटी वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमको हर तरह का क्वेश्चन करना है जिसमें 1 एक्टिविटी हो, जिसमें 2 एक्टिविटी हो, और पूरा कंप्लीट 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो तीनों एक्टिविटी भी आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो सबसे पहला अमाउंट हम कैलकुलेट करते हैं वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स को कैलकुलेट करने का एक प्रॉपर फॉर्मूला है। अब उसको देखिए हम किस तरह से उस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और इस फिगर को कैलकुलेट करेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड होगा प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। अब पूरे साल में क्या प्रॉफिट हुआ आपका, ये हम कहाँ से पता करेंगे? जो लास्ट 2 चैप्टर्स हमने किए हैं, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, तो उसमें हमने बैलेंस शीट भी बनाया था, पीएल भी बनाया था। अगर क्वेश्चन में आपको पीएल दिया हुआ है तो पीएल का जो फॉर्मेट होता है उसमें सबसे लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और उसके ऊपर की जो फिगर होती है वो टैक्स होती है। तो उन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फिगर भी ऑलरेडी आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दी रहती है। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल का फॉर्मेट आपको याद हो तो हम लोगों ने उसमें किया था कि सबसे पहले इनकम्स लिखी थी, 2 इनकम होती हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम, और उसमें से फिर हमने 7 एक्सपेंसेस उनको माइनस किया था, तो हमारा आंसर आया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें टैक्स माइनस किया, आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो जो भी प्रॉफिट आपको दिया है सबसे पहले तो आपको उसको लिखना है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तो जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो लिख दिया, जो भी फिगर आई है। उसके बाद उसमें हमें कुछ चीज़ों को ऐड करना होगा। क्या क्या ऐड करना है? देखिए, टैक्स तो मैंने बता ही दिया कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको यहाँ पे लिख दिया हुआ है, उसमें आपने टैक्स को पहले ऐड किया, तो ये बन गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और उसके बाद 3 आइटम्स आप और ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में अगर कुछ पैसा हमने ट्रांसफ़र किया है तो इट इज़ नॉट एनी एक्सपेंस, ये कोई एक्सपेंस नहीं होता, ये प्रॉफिट का ही पार्ट है, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट की सही फिगर निकालने के लिए। तो एक्चुअली में इस समय हम प्रॉफिट की सही फिगर निकाल रहे हैं। उसके बाद डिविडेंड जो हमने पे किया है इंट्रिम नेचर का, इंट्रिम नेचर का जो डिविडेंड होता है वो होता है विच इज़ पेड ड्यूरिंग द ईयर। नॉर्मली डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है एट द एंड ऑफ द ईयर, बट इफ कंपनी इज एंटिसिपेटिंग गुड प्रॉफिट्स एट द एंड ऑफ द ईयर, देन कंपनी कैन डिक्लेयर डिविडेंड बिफोर द क्लोजर ऑफ द ईयर ऑल्सो। तो ईयर खत्म होने के पहले ही कंपनी ने कुछ डिविडेंड दे दिया शेयर होल्डर्स को, तो दैट इज नोन एज इंटरिम डिविडेंड। और लास्ट ईयर के डिविडेंड को हमने इस साल पे किया होगा,
उसको भी हम ऐड करते हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए यहाँ पे देखिए हमने 4 आइटम्स को ऐड किया है। सबसे पहले आप कैसे इसको निकाल रहे हैं, पहले तो आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपने टैक्स पेड को ऐड कर दिया, तो ये बन गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें आपने जनरल रिजर्व को भी ऐड किया, तो अब आपने ऐड किया जनरल रिजर्व। फिर आपने ऐड किया इंटरिम डिविडेंड पेड, ये क्वेश्चन में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होगा। और फिर आपने ऐड किया डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो ये कौन सा डिविडेंड पे हुआ होगा, ये लास्ट ईयर का डिविडेंड पे हुआ होगा, क्योंकि करेंट ईयर का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर पे किया जाएगा और लास्ट ईयर का डिविडेंड इस साल पे किया होगा हमने। तो इसलिए जब इतना कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का फिगर आ जाएगा। अब देखिए अगर आपको पीएल दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल से प्रॉफिट और टैक्स की फिगर तो डायरेक्टली मिल जाएगी आपको। रिजर्व की फिगर स्टेटमेंट ऑफ पीएल से नहीं मिलेगी, इंटरिम डिविडेंड तो कभी भी नहीं दिया रहेगा और डिविडेंड पेड भी नहीं दिया रहेगा। इन सारी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कहाँ दी रह सकती है। तो क्वेश्चन में आपको पीएल भी दिया रह सकता है, क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी दी रह सकती है। अगर पीएल दिया है तो ये दोनों अमाउंट तो हमको वहां से मिल गए, लेकिन अगर जनरल रिजर्व का अमाउंट चाहिए, इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट चाहिए, तो क्वेश्चन में कुछ और डिटेल्स भी हमको देखनी होंगी। इंटरिम डिविडेंड हमेशा आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही मिलेगा, ये कभी भी आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल में नहीं मिलेगा, ये आपको बैलेंस शीट में भी नहीं मिलेगा, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया होता है। डिविडेंड पेड की फिगर और जनरल रिजर्व की फिगर बैलेंस शीट से देखी जा सकती है। अब देखिए बैलेंस शीट से आप इस फिगर को कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए कि फॉर्मूले में हमको कितने अमाउंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो अमाउंट हमको कहाँ से मिलेंगे। जनरली क्वेश्चन में बैलेंस शीट आपको दिया रहता है, तो बैलेंस शीट में कौन सी हेडिंग को आप देखेंगे जहाँ से ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएं, ये भी हमको पता होना चाहिए। अदरवाइज अननेसेसरी हम बैलेंस शीट की बहुत सारी फिगर्स को देखते रहेंगे और वो हमारे अभी करंटली यूज़ की भी नहीं है, क्योंकि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए आपको पूरी बैलेंस शीट को पढ़ने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम सबसे पहले ये भी देखेंगे कि बैलेंस शीट में हमको कहाँ पे कौन सी फिगर मिलेगी। देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वर्टिकल फॉर्मेट होता है अब, और एक प्रीवियस चैप्टर आई थिंक चैप्टर नंबर 10 था जिसमें हमने उस फॉर्मेट को ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर बैलेंस शीट की हेडिंग्स को हम थोड़ा रिवाइज करें तो सबसे पहले बैलेंस शीट में हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, और इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, SRM। तो ये जो नेट प्रॉफिट है और जनरल रिजर्व है, ये दोनों आपको रिजर्व एंड सरप्लस में मिल जाएगा। रिजर्व में सारे रिजर्व आते हैं तो जनरल रिजर्व वहीं मिलेगा आपको, और सरप्लस का तो मतलब ही प्रॉफिट होता है, ये देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग को सिर्फ आप देखेंगे और 2 चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको किसी भी और हेडिंग को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बैलेंस शीट में तो बहुत सारी हेडिंग होती है। तो सिर्फ हम रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग को देखेंगे और 2 आइटम्स तो हमको वहाँ से मिल जाएंगे। अब आते हैं बाकी जो डिटेल्स हैं, यहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, इंटरिम डिविडेंड लिखा हुआ है, डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है, ये सब कहाँ से मिलेगा आपको। तो इंटरिम डिविडेंड तो मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये तो बैलेंस शीट में भी नहीं होता, ये पीएल में भी नहीं होता, ये क्वेश्चन में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी ये तो वहाँ मिल जाएगा आपको। तो अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो इसका मतलब इंटरिम डिविडेंड नहीं है क्वेश्चन में। अब आते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पे। बैलेंस शीट अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तो बैलेंस शीट में पहली हेडिंग होती है शेयर होल्डर्स फंड, उसके बाद सेकंड हेडिंग होती है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, उसका यूज़ नहीं हमको। उसके बाद होती है नॉन करेंट लायबिलिटी और फिर होती है करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी के अंडर में 4 पार्ट्स होते हैं, STOS। ये जो 4th लेटर है S स्टैंड्स फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स मिल जाएगा और प्रपोज्ड डिविडेंड मिल जाएगा। ये दोनों हेडिंग्स आपको कहाँ मिल जाएंगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। तो दैट मीन्स जो पहली हेडिंग थी शेयर होल्डर्स फंड, इसको हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में, SRM। तो इसमें हमको रिजर्व एंड सरप्लस पे ध्यान देना है।
दो चीज़ हमको यहाँ से मिल जाएंगी, और फिर करंट लाइबिलिटी पे जाना है डायरेक्ट हमको, और करंट लाइबिलिटी पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे फोकस करना है, और यहाँ पे आपको दो चीज़ और मिल जाएंगी, प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स। अब इसको देख लेते हैं कि इसको हम लोग कैसे एक्चुअल अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। अब आप आ गए हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजंस पे, तो आप बैलेंस शीट देख रहे हो। बैलेंस शीट में आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेडिंग मिल गई, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन हेडिंग के अंडर में जब आपने देखा तो आपको वहाँ पे प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड मिल गया। अब आप एक्चुअल फिगर कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी देख लें। देखिए फॉर एग्जांपल आपको 2018 और 2017 2 ईयर्स दिए हुए हैं। हेडिंग है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इसके अंडर में लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स लास्ट ईयर की जो फिगर है वो 50,000 लिखी हुई है, और करेंट ईयर की फिगर लिखी है 70,000। प्रोविजन फॉर टैक्स की जो हेडिंग है उसमें डिफरेंस नहीं निकाला जाता। लास्ट ईयर का जो अमाउंट होता है उसको हम टैक्स पेड मानते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर के टैक्स को इस साल हमने पे किया होगा, तो 50,000 इज कंसिडर्ड एज टैक्स पेड, और 70,000 को हम मानेंगे प्रोविजन, क्योंकि इस साल आपने प्रोविजन बनाया होगा तो नेक्स्ट ईयर इसका पेमेंट करोगे आप, तो नेक्स्ट ईयर 70,000 पेड हो जाएगी। तो करंट ईयर की बात करें तो आप तो 2018 में बना रहे हो, 31 मार्च 2018 ये है हमारी लास्ट डेट, तो ये रही 31 मार्च 2018, और ये लास्ट ईयर का अमाउंट है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के दो अमाउंट आपको दिए होंगे, लास्ट ईयर को आप पेमेंट मानोगे और करंट ईयर को आप प्रोविजन मानोगे। तो यहाँ पे आपको चाहिए प्रोविजन फॉर टैक्स, तो दैट मीन्स हमको करंट ईयर की फिगर लेनी है, लास्ट ईयर को पेमेंट माना जाता है। तो लास्ट ईयर फिगर इज पेमेंट ऑफ टैक्स और करंट ईयर फिगर इज प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहाँ पे हम प्रोविजन लेंगे 70,000 रुपीज़, तो ये ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। इसी तरह से नेक्स्ट हम आते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड पे। अब आपको प्रोविजन फॉर टैक्स की जगह दिया हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड, तो प्रपोज्ड डिविडेंड भी मैंने बताया था यही मिलेगा आपको। प्रपोज्ड डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन का पार्ट होते हैं, तो प्रपोज्ड डिविडेंड भी आपको यही मिल जाएगा, और ठीक इसी तरह से दिया होगा। प्रपोज्ड डिविडेंड में भी आपको एक करंट ईयर की फिगर होगी और एक लास्ट ईयर की फिगर होगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रपोज्ड डिविडेंड, और प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर को आप पेड मानोगे और करंट ईयर को प्रपोज्ड मानोगे। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि लास्ट ईयर का डिविडेंड हमने इस साल पे किया होगा और इस साल का डिविडेंड नेक्स्ट ईयर हम पे करेंगे। तो दिस विल बी नोन एज 70,000 विल बी नोन एज प्रपोज्ड, इसको हम प्रपोज्ड डिविडेंड मानेंगे क्योंकि इट इज़ ओनली प्रपोज्ड, और इसका पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको कुछ नहीं करना है, कहीं भी नहीं लिखना है। और 50,000 को आप मानेंगे डिविडेंड पेड, तो यहाँ पे हमको डिविडेंड पेड की रिक्वायरमेंट है, प्रपोज डिविडेंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डिविडेंड पेड क्या हो गया आपका 50,000, और 70,000 का कुछ भी नहीं करना है आपको, कहीं भी नहीं लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ प्रपोज्ड है। पे तो नेक्स्ट ईयर होगा, तो जब तक पे नहीं होगा तब तक इसका कुछ नहीं करेंगे आप, छोड़ दीजिए इसको, बिल्कुल भूल जाएंगे इसको। तो लास्ट ईयर के फिगर को हम पेमेंट मानते हैं, वो प्रोविजन फॉर टैक्स हो या प्रपोज्ड डिविडेंड हो, तो दोनों हमको पेड वाली फिगर्स चाहिए यहाँ पे। डिविडेंड की हमको पेड वाली फिगर चाहिए और प्रोविजन फॉर टैक्स की हमको प्रोविजन वाली फिगर चाहिए। तो मैंने बता दिया आपको, करंट ईयर प्रोविजन होता है और प्रीवियस ईयर पेड होता है, तो इतना ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से ये जो फर्स्ट कैलकुलेशन है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो इसमें दो हेडिंग आपको रिजर्व एंड सरप्लस में मिल जाएंगी और दो हेडिंग्स आपको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में मिल जाएगी। रिजर्व में तो सभी तरह के रिजर्व मिल जाएंगे, जनरल रिजर्व के साथ साथ और भी रिजर्व मिल जाएंगे आपको वहाँ पे। अब कुछ इलस्ट्रेशंस यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें हमको सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है। इलस्ट्रेशन 13 में देखिए कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी हैं हमको। सबसे पहले हमको सरप्लस दिया है, दैट मीन्स जो प्रॉफिट है। तो ओपनिंग बैलेंस 2 लाख है और क्लोजिंग बैलेंस 6,72,000 है। तो इसमें हम लोग डिफरेंस लेते हैं, तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में डिफरेंस है 4,72,000 का। दैट मीन्स लास्ट ईयर हमारा 2 लाख का प्रॉफिट था
और वो प्रॉफिट बढ़ के हो गया 6,72,000। तो दैट मीन्स करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है 4,72,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया नेट प्रॉफिट एज सरप्लस 672 माइनस 2 लाख, 472 का तो प्रॉफिट हो गया। उसके बाद हमको पता है कि हमको जनरल रिजर्व अमाउंट ऐड करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करना है, इंटरिम डिविडेंड ऐड करना है और डिविडेंड पेड लास्ट ईयर वो भी ऐड करना है। तो ये 2 फिगर्स तो हमारी हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट, ट्रांसफ़र टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। तो ये भी प्रॉफिट से ही क्रिएट होता है, तो इसको हम ऐड करेंगे। ये देखिए ट्रांसफ़र टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व 2 लाख रुपीज़, तो यहाँ लिख दिया 2 लाख रुपीज़। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर के अमाउंट को ही हम पेमेंट लेते हैं। मैंने बताया भी था कि डिविडेंड में आप प्रीवियस ईयर को पेड मानते हैं और करेंट ईयर को प्रपोज्ड मानते हैं। तो हमको करेंट ईयर का फिगर तो दिया नहीं है यहाँ पे, हमको तो प्रीवियस ईयर का दिया है। तो दिस इज सर्टेनली डिविडेंड पेड, तो इसको हमने ऐड कर लिया एज ए डिविडेंड पेड, क्योंकि ये लास्ट ईयर का है तो इस साल पे हो गया होगा। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड भी दे रखा है आपको, तो इसको तो एज इट इज़ आप ऐड कर देंगे इंटरिम डिविडेंड। फिर लिखा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द करेंट ईयर। इस साल हमने प्रोविजन कितना बनाया है 2 लाख रुपए, और नीचे आपको टैक्स पेड भी लिखा हुआ है। लेकिन हमको टैक्स में से पेड की फिगर अभी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ प्रोविजन की चाहिए थी। तो प्रोविजन की 2 लाख रुपए दी है, आप उसको ले लीजिए, बस आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 11,96,000। पेड की रिक्वायरमेंट, इनकम टैक्स पेड की रिक्वायरमेंट हमको बाद में होगी, तब हम उसका एडजस्टमेंट बाद में करेंगे। तो दिस वे वी विल कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। इसमें भी बहुत ही सिंपल है, दोनों सरप्लस आपको दिए हैं, बस अब देखिए इसको ध्यान रखेंगे कि हम सही फिगर निकालें प्रॉफिट की। देखिए लास्ट ईयर 2 लाख रुपए का लॉस था, ओपनिंग फिगर जो है वो नेगेटिव है, और जो करंट ईयर की फिगर है वो पॉजिटिव है। तो दैट मीन्स लास्ट ईयर 2 लाख रुपीज़ के लॉस को कवर करने के बाद आपको 5,40,000 का प्रॉफिट बच गया। तो 2 लाख को कवर करने के बाद आपके पास बचे 5,40,000। दैट मीन्स आपने करंट ईयर कितना प्रॉफिट अर्न किया 7,40,000 रुपीज़ का। क्योंकि -2 को अगर 5.4 में कन्वर्ट करना है, -2 को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो पहले -2 को आप +2 करेंगे तब तो वो 0 होगा एटलीस्ट, और फिर 0 के बाद कितना जाना है 5.4। तो दैट मीन्स 2 लाख का प्रॉफिट आपने ये अर्न किया, 5,40 का ये अर्न किया, टोटल 7,40,000 का प्रॉफिट आपने अर्न किया होगा, तभी 2 लाख का लॉस आपका 5,40,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7,40,000 का प्रॉफिट। उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड लास्ट ईयर का भी है, करेंट ईयर का भी है। मैंने बताया था करेंट ईयर की फिगर को कुछ नहीं करना है आपको, बिल्कुल भूल जाइए। लास्ट ईयर को पेड मानते हैं हम लोग, तो पेड को ऐड कर देंगे, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांसफ़र टू रिजर्व ऐड किया जाता है, ऐड हो गया। और प्रोविज़न फॉर टैक्स भी हमको चाहिए, ऐड करना है, तो ये भी ऐड कर दिया। आंसर आ गया 13,30,000। तो इस तरह से नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमने कैलकुलेट कर लिया। इलस्ट्रेशन 15 में भी देख लेते हैं, यहाँ बैलेंस शीट हमको दी हुई है। कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो जब हमको सिर्फ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, तो अब हमको बैलेंस शीट की मैक्सिमम हेडिंग्स की तरफ ध्यान ही नहीं देना है। अभी मैंने बताया कि आपको सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस पे ध्यान देना होगा, ये रही रिजर्व एंड सरप्लस, और शॉर्ट टर्म प्रोविजन पे ध्यान देना होगा। यहीं से हमारा मैक्सिमम काम हो जाएगा। नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3, इन दोनों पे हम ध्यान देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नोट्स पे आ गए हम लोग। नोट नंबर 2 पे हमको सबसे पहले सरप्लस पे ध्यान देना है, क्योंकि हमको सबसे पहले प्रॉफिट चाहिए। तो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए पहले हम उस पर ध्यान देंगे, अननेसेसरी इन्फो पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए लास्ट ईयर सरप्लस की बात करें तो लास्ट ईयर, अब देखिए लास्ट ईयर का कॉलम कौन सा है, करेंट ईयर का कॉलम कौन सा है, इस पे बहुत ध्यान देंगे। अगर इस पे आपने सही से ध्यान नहीं दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 0 मिलेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे 18 और 19 दिया होता तब तो आपके सारे आंसर ही उल्टे आ जाते हैं। यहाँ 19 और 18 दिया है, तो करेंट ईयर पहले है। बैलेंस शीट को प्रेजेंट करने का तरीका भी यही होता है। तो लास्ट ईयर 1,10,000 का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 1,70,000 हो गया। दैट मीन्स करेंट ईयर प्रॉफिट कितना अर्न किया आपने 60,000, तो यहाँ पे 60,000 लिखा हुआ है। उसके बाद जनरल रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, दोनों में कुछ ना कुछ पैसा ट्रांसफ़र हुआ है।
जनरल रिजर्व की बात करें तो 210 से 275 हो गया, तो 65,000 इसमें हमने ट्रांसफ़र किया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की बात करें तो 2 लाख से 2.5 लाख हो गया, 50,000 इसमें ट्रांसफ़र हुआ, तो ये भी हमने लिख दिया। तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफ़र टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो ये तो हो गया, कंप्लीट हो गई ये हेडिंग हमारी। उसके बाद थर्ड शॉर्ट टर्म प्रोविज़न पे आ गए हम। यहाँ पे प्रोविज़न फॉर टैक्स मिल गया आपको। लास्ट ईयर की फिगर को मैंने बताया था पेड मानेंगे आप, और करेंट ईयर को प्रोविज़न मानेंगे। तो हमको तो अभी प्रोविज़न चाहिए, पेड नहीं चाहिए, तो 150 लेंगे हम लोग प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर। तो करेंट ईयर का हम लोग ले लेंगे 1.5 लाख रुपए। ये देखिए लिखा हुआ है 1.5 लाख रुपए नीचे, और इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3,25,000 रुपीज़। तो इस तरह से हम लोग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे, और ये हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का पहला फिगर होता है जिसको हमने कैलकुलेट करना सीखा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, फर्स्ट फिगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो आई होप इसका कैलकुलेशन सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा और इलस्ट्रेशंस भी क्लियर हुए होंगे। इसके क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूंगा, वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, और इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद इलस्ट्रेशंस को अपने आप भी देखिए, और जो क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं उनको आप कंप्लीट कर लें अपनी कॉपी में। आगे के वीडियो में हम इसके आगे के आइटम्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।